हेलो एवरीवन। आज हम समझने जा रहे हैं मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कार्ल मार्क्स का डेमोक्रेटिक मॉडल, और इसके साथ ही साथ हम इसकी क्रिटिसिज्म और सिग्निफिकेंस को भी समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इस थियोरी के मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर लेनिन, मिखाइल बाकुनिन और कार्ल कौत्स्की। इन सब थिंकर्स ने अपने तरीके से डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है, लेकिन हम जिनका कॉन्सेप्ट यहां पर समझने वाले हैं वो है कार्ल मार्क्स। इस थियोरी का टाइम पीरियड ऑफ इमर्जेंस है 19th to 20th सेंचुरी। मार्क्सिस्ट के बारे में जनरली एक मिसकंसेप्शन होता है कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, लेकिन ऐसा नहीं है। दे वर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, बट दे वर अगेंस्ट लिबरल डेमोक्रेसी। वो लिबरल डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते थे और इसी को वो बुर्जुआसी डेमोक्रेसी कहते थे। तो जहां जहां भी मार्क्सिस्ट थिंकर्स ने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने एक्चुअली लिबरल डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया है, जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है उसको। मैं ऑलरेडी इस थियोरी को कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूं, तो आपको पता ही होगा कि ये जो थियोरी है इट रिवॉल्व्स अराउंड द क्लास एनालिसिस। कि सोसाइटी दो क्लासेस के बीच में डिवाइड होती है, बुर्जुआसी और प्लोलेटरी। बुर्जुआस जो होते हैं वो डोमिनेटिंग क्लास होती है, कैपिटलिस्ट क्लास होती है, और ये प्लोलेटरीज को डोमिनेट करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इसमें मेनली आती है द वर्कर्स क्लास। सो हम मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी को मेनली दो पार्ट्स के थ्रू समझते हैं। पहले में वो लिबरल डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं, और दूसरे में उनका अपना कॉन्सेप्ट दिया जाता है डेमोक्रेसी का, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स के आइडियाज को। मार्क्सिस्ट थिंकर्स के लिए बुर्जुआ डेमोक्रेसी या लिबरल डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था, एक बनावटीपन था, और इसीलिए ये फेक थी, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास के लिए वर्क करती थी। और डेमोक्रेसी हम जानते हैं कि सभी लोगों के लिए वर्क करती है, और वो स्पेसिफिक क्लास कौन सी थी? कैपिटलिस्ट क्लास, बुर्जुआसी, जिनके इंटरेस्ट को ये लिबरल डेमोक्रेसी सर्व करती थी। उनका ये भी मानना था कि लिबरल डेमोक्रेसी कैपिटलिस्ट सिस्टम को मेंटेन करती है। मैंने आपको बताया ना कि जो प्रोटेक्टिव थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती थी, उसी की यहां पर बात कर रहे हैं। और इसी वजह से वर्कर क्लास, जो कि मेजॉरिटी में थी, उनके पास पावर ही नहीं थी। और लिबरल डेमोक्रेसी सोसाइटी में जो इकोनॉमिक डिवीजन है बिटवीन द टू क्लासेस, उसको मेंटेन करती थी, सो दैट जो रिच हैं वो पुअर को एक्सप्लॉइट कर सके, या जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो वर्कर्स क्लास को एक्सप्लॉइट कर सके। और इसके बाद आता है मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें माना गया है कि एक सही डेमोक्रेसी या एक ट्रू डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब कैपिटल स्टेट खत्म हो जाए। तो एक रेवोल्यूशन होगा जो कि वर्कर क्लास द्वारा किया जाएगा, उसके थ्रू कैपिटल स्टेट को ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, और फिर एस्टैब्लिश होगी एक कम्युनिस्ट सोसाइटी। लेकिन ये एकदम से एस्टैब्लिश नहीं होगी, ध्यान से सुनो। इसमें दो स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज होगी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोलेटरी। इस स्टेज के बाद ही दूसरी स्टेज आएगी, जो कि होगी कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्टेज। लेकिन हमारा यहां पर जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज से है, जो कि होती है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोलेटरी। दूसरी स्टेज से हमारा यहां कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट स्टेज पर ही डेमोक्रेटिक मॉडल अप्लाई होगा। तो ये एक ट्रांजिटरी स्टेज होगी, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। इस स्टेज में प्लोलेटरी की या वर्किंग क्लास का रूल होगा, और ये स्टेज तब तक एग्जिस्टेंस में रहेगी जब तक सोसाइटी से पूरे तरीके से डोमिनेंट और डिपेंडेंट क्लासेस का जो डिवीजन है वो एंड ना हो जाए, और जब तक स्टेट ना एबॉलिश हो जाए। इस स्टेज में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का सोशलाइजेशन होगा। वर्कर्स को वेरियस राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि राइट टू वर्क, जिनसे कि उनका डेवलपमेंट हो सके। और इसी स्टेज में एक डेमोक्रेटिक मॉडल होगा।
तो समझ लेते हैं इस मॉडल को। इसको कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो जो मार्क्सिस्ट थियोरी है डेमोक्रेसी की, उसको पीपल्स डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये ट्रू डेमोक्रेसी थी, ना कि जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है। रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा? बुर्जुआ डेमोक्रेसी को रिप्लेस कर दिया जाएगा एक कम्यून सिस्टम द्वारा। और ये आइडिया दिया गया था कार्ल मार्क्स द्वारा उनके पैम्फलेट द सिविल वॉर इन फ्रांस में। सो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटरी में एक कम्यून सिस्टम होगा जो कि डायरेक्ट और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पर बेस्ड होगा। क्योंकि कार्ल मार्क्स जो थे वो रूसो के आइडिया से बहुत प्रभावित थे। हर एक इंसान कम्यून का हिस्सा होगा। अब सवाल आता है कि कम्यून है क्या? कम्यून ऐसी एसोसिएशन होगी जो कि सोसाइटी की लोएस्ट यूनिट पर एग्जिस्ट करेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ विलेजेस होते हैं, वो लोएस्ट यूनिट है, यह सबसे छोटी इकाई है। तो ऐसी यूनिट में कम्यून जैसी एसोसिएशन एग्जिस्ट करेगी और सभी लोग उसका हिस्सा होंगे और वो आपस में मिलकर अपने इश्यूज को, अफेयर्स को खुद ही मैनेज करेंगे। अपने विलेज की जितनी भी रिसोर्सेज होंगी उसको ये मेंबर्स कॉमनली ओन करेंगे। इनके पास कॉमन ओनरशिप होगी ओवर द रिसोर्सेज जो कि उनके एरिया में होंगी। इसके अलावा वो डेलीगेट्स या प्रतिनिधियों को भी इलेक्ट करेंगे। कैसे डेलीगेट्स? जो कि लार्जर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के लिए होंगे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स। तो डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स में भी एक लार्जर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगी जिसके डेलीगेट्स को कम्यून के मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। आप इसको हमारे यहाँ के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ होता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, ये भी डेलीगेट्स को इलेक्ट करेंगी। किसके लिए? जो उनसे भी ऊपर या लार्जर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जो कि होगी नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेशनल लेवल की जो यूनिट होगी उसके जो डेलीगेट्स होंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, वो डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। और इसी प्रकार इस सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है एज पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि एक पिरामिड की तरह होगा। पिरामिड नीचे से ब्रॉड होता है और ऊपर जाते जाते नैरो होता जाता है। ये भी उसी प्रकार है। एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। विलेज लेवल पर भी लोगों के पास पावर है। वो अपने से ऊपर वाली जो यूनिट है, जो उनके ऊपर है, उसके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स एंड टाउन्स की यूनिट है, वो अपने से ऊपर जो नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके डेलीगेट्स को इलेक्ट करती है। इस प्रकार ये एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। और यही मार्क्सिस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल है जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर बेस्ड है। इसीलिए इसे पीपल्स डेमोक्रेसी कहा जाता है। सो ये होती है मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। अब सवाल आता है कि इस थियोरी के क्या क्रिटिसिज्म्स हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि इस थियोरी में भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के डोमिनेंस की बात करी गई है और वो ग्रुप है प्लोरिटरी। क्योंकि इस ट्रांजिशनल स्टेज में ऐसा तो है नहीं कि वर्किंग क्लास के अलावा कोई क्लासेस ही नहीं है, तो बाकी क्लासेस के इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं की जा रही है। जहां ये लिबरल डेमोक्रेसी को इसलिए क्रिटिसाइज करते थे कि वो बुर्जुआसी को प्रेफर करती है, तो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटरी में भी तो प्लोरिटरी को फेवर किया जा रहा है। सेकेंडली, इट इज वायलेंट इन नेचर। ये थियोरी रेवोल्यूशन की बात करती है ताकि कैपिटल स्टेट को ओवरथ्रो किया जा सके, और इस ओवरथ्रो के लिए ये वायलेंस के यूज को भी सपोर्ट करती है। यहां तक कि लेनिन भी वायलेंस के यूज को सपोर्ट करते थे ताकि बुर्जुआ गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जा सके। हालांकि उनका जो डेमोक्रेसी का मॉडल है वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन वायलेंस को किसी भी फॉर्म में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि रियलिटी में जहां भी मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसीज को प्रैक्टिस किया गया है वहां पर इंडिविजुअल्स को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिली है। पॉलिटिकल फ्रीडम से उनको वंचित रखा गया है। उनके पास प्रॉपर फ्रीडम नहीं थी कि वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकें
अपना ओपिनियन रख सकें। अगर स्टूडेंट रेवोल्यूशंस होते थे उनको सप्रेस कर दिया जाता था, जो कि एंटी डेमोक्रेटिक है। और इसीलिए कार्ल पॉपर ने इसे एक क्लोज सोसाइटी कहा है, जहां पर ना तो कोई फ्रीडम है और ना ही डेमोक्रेसी। और बर्नस्टीन का भी ये मानना है कि ये प्योर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी वायलेंस को सपोर्ट करती है। इवन जब 1917 रेवोल्यूशन हुई थी, तब वायलेंस का ही सहारा लिया गया था गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी के। अब आ जाते हैं इसकी सिग्निफिकेंस पर। सबसे पहले ये डेमोक्रेसी का एक अपना ही पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करती है, अपने आप को एक ट्रू डेमोक्रेसी कहती है, जो कि पीपल्स पार्टिसिपेशन पर बेस्ड है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ये सपोर्ट करती है। हर एक पर्सन कम्यून का पार्ट होगा और वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जो कि डेमोक्रेसी का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है। साथ ही साथ ये लिबरल डेमोक्रेसी की शॉर्टकमिंग्स को भी हाईलाइट करता है। एज अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट, ये डेमोक्रेसी सिर्फ एक दिखावा है और डोमिनेटिंग क्लास को प्रेफर करता है। इनफैक्ट उसकी डोमिनेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा मार्क्स का मॉडल सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटरी जो स्टेज है, उसमें ये सोशलाइजेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, जिसका एम होता है वर्कर्स का वेलफेयर। ऐसे राइट्स प्रोवाइड किए जाएं और ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जाएं जिससे सभी का इक्वल डेवलपमेंट हो सके, एंड हेंस इट सपोर्ट्स सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी। और ये डिसेंट्रलाइजेशन पर बेस्ड है, क्योंकि जो मार्क्स का डेमोक्रेटिक मॉडल है वो एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर की तरह है, लोएस्ट यूनिट से लेकर हाईएस्ट यूनिट तक, जो कि है नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन है। तो ये भी इसकी एक सिग्निफिकेंस है। सो ये थी मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस, और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी को। तो उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।